गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 228 है यूपीपीसीएस के लिए। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जीएस के प्रश्नों पर। इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर वाइज से लेकर जो भी नया टेस्ट आएगा वहाँ तक पहुँच सकते हो। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट पीडीएफ सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, ध्रुवीय समतापमंडलीय बादलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। यानी पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स। देखिए, ध्रुवीय समतापमंडलीय बादलों के निर्माण हेतु अत्यधिक निम्न तापमान की आवश्यकता होती है और ध्रुवीय समतापमंडलीय बादल निष्क्रिय क्लोरीन को सक्रिय क्लोरीन में बदलने हेतु उपर्युक्त सतह उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, निष्क्रिय क्लोरीन को सक्रिय क्लोरीन में बदलने हेतु उपर्युक्त सतह उपलब्ध कराते हैं। करेक्ट है, ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट ध्रुवीय समतापमंडलीय बादलों से संबंधित। देखिए, ओजोन क्षरण के कारण शीत ऋतु में हवा के अत्यधिक ठंडा होने के कारण तापमान जो है -80 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाता है, जिससे ध्रुवीय समतापमंडलीय बादलों का निर्माण होता है, यानी पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स। ये ध्रुवीय समतापमंडलीय बादल निष्क्रिय क्लोरीन को सक्रिय क्लोरीन में बदलने हेतु उपयुक्त सतह उपलब्ध कराते हैं, जिससे आणविक क्लोरीन का निर्माण होता है, यानी मॉलिक्यूलर क्लोरीन बनती है। तो करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। क्योटो प्रोटोकॉल, ये सब इंपॉर्टेंट है। क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, कार्टाजेना कब हुई थी, किससे संबंधित है, मैच करने के लिए एग्जाम में पूछते रहते हैं, याद होना चाहिए और सीरीज में कई कई बार कराया है। तो प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल के तहत विभाजित सदस्य देशों की किस श्रेणी के तहत भारत आता है? परिशिष्ट 1, परिशिष्ट 2, गैर परिशिष्ट 1, इनमें से कोई नहीं। परिशिष्ट 1 यानी अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 2, ठीक है, नॉन अपेंडिक्स 1 या नन ऑफ दीज। भारत आता है परिशिष्ट 2 में, यानी अपेंडिक्स 2 में। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं यूपीपीसीएस की। तो क्योटो प्रोटोकॉल की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन पर फ्रेमवर्क कन्वेंशन अर्थात UNFCCC के से जुड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, जो अंतर्राष्ट्रीय रूप से बाध्यकारी उत्सर्जन कटौती लक्ष्यों हेतु पक्षकारों को प्रतिबद्ध करता है। क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत सदस्य देशों को जो है 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सी? परिशिष्ट 1 यानी अपेंडिक्स 1, परिशिष्ट 2 अपेंडिक्स 2, गैर परिशिष्ट 1 नॉन अपेंडिक्स 2। अब भारत जो है इसमें वो परिशिष्ट 2 का सदस्य है, यानी अपेंडिक्स 2 में भारत। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। अमीर खुसरो द्वारा शुरू की गई ख्याल गायकी को उत्तर प्रदेश के किस संगीत घराने ने ऊंचाइयों पर पहुंचाया था? बनारस घराना, किराना घराना, रामपुर घराना या फतेहपुर सीकरी घराना? ख्याली गायकी को उत्तर प्रदेश के रामपुर घराने ने ऊंचाइयों पर पहुंचाया था, डी है इसका आंसर। देखिए, अमीर खुसरो के द्वारा शुरू की गई ख्याल गायकी को उत्तर प्रदेश के रामपुर घराने ने ऊंचाइयों पर पहुंचाया था, तो डी करेक्ट है। इस घराने के संस्थापक की बात करें तो नेमत खां सदारंग और उनके शिष्य थे। और इस घराने के मुख्य गायक की बात करें, रामपुर घराने के उस्ताद बजीर खां, उस्ताद अमीर खां, उस्ताद बहादुर सुसैन आदि। ये मैच वैच करने के लिए पूछ लेता है, ठीक है, गायक का नाम लिख देगा, घराने का नाम लिख देगा, मैच करिए। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। 1857 के विद्रोह के समय एक अंग्रेज महिला ने कथन कहा था, उस महिला का नाम है हार्टे स्टेट। कथन क्या है? इस व्यक्ति के बारे में चाहे जो कहें, पर इस हत्याकांड के लिए यह किसी भी प्रकार दोषी नहीं था। यह कथन जो है हार्टे स्टेट ने निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी के लिए कहे? मनीराम दत्ता, रामचंद्र पांडुरंग, अमीर अमर सिंह या नाना साहब के लिए? ये कथन कहे थे हार्टे स्टेट ने नाना साहब के लिए। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। देखिए, कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने किया था और बीबीगढ़ हत्याकांड हेतु नाना साहब को उत्तरदायी ठहराया गया था। लेकिन इस संदर्भ में एक अंग्रेज महिला ने लिखित वक्तव्य में कहा था, उनका नाम था हार्टे स्टेट। इस व्यक्ति के बारे में चाहे जो कहें, पर इस हत्याकांड के लिए यह किसी भी प्रकार दोषी नहीं था।
क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। आधुनिक भारत में धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण के समय धर्म सभा की स्थापना किसने की थी? राधाकांत देव, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, आधुनिक भारत में धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण के समय धर्म सभा की स्थापना राधाकांत देव ने 1830 में बंगाल में की थी और यह आंदोलन सती प्रथा का समर्थन करता था। करंट अफेयर्स का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। हाल ही में लद्दाख का प्रथम जैव विविधता विरासत स्थल किसे घोषित किया गया है? इंपॉर्टेंट है प्रश्न। सो मरोरी झील, पेंगोंग सो झील, याया सो झील, तुलियन झील। इसको शो ही पढ़ेंगे, ठीक है। क्या है इसका आंसर? इसका आंसर पेंगोंग नहीं है, इसका आंसर सो मरोरी नहीं है, इसका आंसर तुलियन नहीं है, इसका आंसर है याया सो झील, ऑप्शन नंबर सी। तो याया सो झील चुमाथांग गांव की पंचायत जैव विविधता प्रबंधन समिति ने सिक्योर हिमालय योजना, ठीक है, सिक्योर हिमालय परियोजना के साथ मिलकर जैव विविधता अधिनियम के तहत लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है यायासो झील को। यह जो झील है वो 4820 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और इस झील में आपको मिलेगी काली गर्दन वाली सारस। तो यह झील भारत में काली गर्दन वाले सारस के उच्चतम प्रजनन स्थलों में से एक है। सिक्योर हिमालय परियोजना की बात करें तो भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की योजना है, जिसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से वर्ष 2017 में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो सिक्योर हिमालय परियोजना अगर एग्जाम में आ जाए, कब शुरू की गई थी? 2017 में। और भारत सरकार के किस मंत्रालय के तहत है? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। सहयोग किसका है इसमें? अगर 4 ऑप्शन दे दे तो यूनेस्को का, वर्ल्ड बैंक का, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम या संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। उत्तर प्रदेश में पशुपालन विभाग की स्थापना कब की गई थी? किस वर्ष की गई थी? 1944 में, ऑप्शन नंबर बी। तो उत्तर प्रदेश में पशुपालन विभाग की स्थापना वर्ष 1944 में की गई थी, जो पशुधन विकास के चारों आयामों कौन कौन से? उन्नत पशु प्रजनन, पशु स्वास्थ्य, पशु प्रबंधन और पशु पोषण हेतु प्रयासरत है। देखिए, पशु गणना 2012 के अनुसार उत्तर प्रदेश में पशुओं की कुल संख्या 687.15 लाख है, जो संपूर्ण भारत का 13.41% यानी सर्वाधिक है भारत का ये उत्तर प्रदेश में। और एक चीज़ और याद रखनी है, पशु जैविक औषधि संस्थान कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश में जिलावार अगर देखें तो अल्पसंख्यकों की जनसंख्या घटते क्रम में आपको बतानी है कौन सा है इसमें। उत्तर प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट वाइज अल्पसंख्यकों की जनसंख्या को घटते हुए क्रम में लिखिए। घटता हुआ क्रम यानी जिसमें सबसे ज़्यादा होगी वो जिला सबसे पहले आएगा। तो मुरादाबाद में सबसे ज़्यादा या रामपुर में? देखिए, सबसे ज़्यादा मुरादाबाद, रामपुर में है। रामपुर के बाद मुरादाबाद, उसके बाद बिजनौर, उसके बाद औरैया। तो ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 50.57% अल्पसंख्यक जो है वो रामपुर ज़िले में है। उसके बाद मुरादाबाद का नाम आता है, फिर बिजनौर का और चौथे पर औरैया है। और जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के 21 जिलों को अल्पसंख्यक बाहुल्य जिला घोषित किया गया है। इनमें जो है अल्पसंख्यकों, विशेषकर जो मुस्लिम आबादी है, उसकी जनसंख्या 20% या उससे अधिक है। और केंद्र सरकार की तरह उत्तर प्रदेश सरकार ने भी जैन समुदाय को अल्पसंख्यक समुदाय घोषित किया है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 पर। यह प्रश्न है इकोनॉमिक्स का। विनिवेश यानी डिसइन्वेस्टमेंट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, अल्पांश विनिवेश में सरकार कंपनी में बहुमत रखती है। सामान्यतः 51% से अधिक शेयर अपने पास रखती है ताकि प्रबंधन नियंत्रण सुनिश्चित किया जा सके। बहुमत विनिवेश में सरकार अधिग्रहण करने वाली इकाइयों को नियंत्रण सौंपती है, लेकिन कुछ हिस्सेदारी बरकरार रखती है। पूर्ण निजीकरण में कंपनी का 100% नियंत्रण खरीदार को दिया जाता है। उपर्युक्त सभी। बिल्कुल, ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो डी होगा इसका आंसर।
तो विनिवेश प्रक्रिया यानी डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में रणनीतिक या वित्तीय खरीदारों को सरकारी हिस्सेदारी की बिक्री शामिल है, जिसे स्टॉक एक्सचेंजों पर शेयरों की बिक्री के माध्यम से या सीधे खरीदारों को शेयर की बिक्री के माध्यम से किया जाता है। विनिवेश से प्राप्त आय का उपयोग विभिन्न सामाजिक और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए एवं सरकार के राजकोषीय घाटे को कम करने हेतु किया जाता है। अल्पांश विनिवेश की बात करें यानी माइनॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट, इसमें सरकार कंपनी में बहुमत रखती है, आमतौर पर 51% से अधिक शेयर अपने पास रखती है ताकि प्रबंधन नियंत्रण सुनिश्चित किया जा सके। मेजॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट की बात करें यानी बहुमत विनिवेश की, तो सरकार अधिग्रहण करने वाली इकाई को नियंत्रण सौंपती है लेकिन कुछ हिस्सेदारी बरकरार रखती है। पूर्ण निजीकरण की बात करें तो कंपनी का 100% नियंत्रण जो है खरीदार को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। नमस्ते योजना के उद्देश्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? भारत में स्वच्छता या सफाई संबंधी कार्यों में होने वाली मृत्यु को शून्य करना, स्वच्छता के सभी कार्य कुशल श्रमिकों द्वारा कराना, कोई भी सफाई कर्मचारी मानव मल के सीधे संपर्क में न आए, ये सारे के सारे नमस्ते योजना के उद्देश्य हैं। बिल्कुल, ये तीनों के तीनों नमस्ते योजना के उद्देश्य हैं, तो ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। नमस्ते योजना की बात करें तो इसे वर्ष 2022 में यानी पिछले साल ही केंद्रीय क्षेत्रक योजना के रूप में लॉन्च किया गया था, यानी सेंट्रल सेक्टर स्कीम। यह योजना आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की जा रही है। इसका उद्देश्य है असुरक्षित सीवर तथा सेप्टिक टैंक सफाई प्रथाओं को खत्म करना। योजना के उद्देश्यों की बात करें तो भारत में स्वच्छता संबंधी कार्यों में होने वाली मृत्यु को शून्य करना है। ठीक है, स्वच्छता के सभी कार्य कुशल श्रमिकों द्वारा कराना है, कोई भी सफाई कर्मचारी मानव मल के सीधे संपर्क में न आए। ठीक है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसे कुछ गैजेट्स देने पड़ेंगे जो दूसरे देशों में दिए जाते हैं सफाई कर्मचारियों को। देखिए, स्वच्छता कर्मियों को स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में शामिल करना और स्वच्छता उद्यमों को चलाने हेतु सशक्त बनाना। और क्या क्या करना, सुरक्षित स्वच्छता कार्य के प्रवर्तन और निगरानी को सुनिश्चित करने हेतु राष्ट्रीय, राज्य एवं शहरी स्थानीय निकाय स्तरों पर पर्यवेक्षी तथा निगरानी प्रणाली को मजबूत करना। और जो लोग या संस्थाएं स्वच्छता में जो है अपना योगदान देना चाहते हैं उनको साथ लेकर चलना, यानी स्वच्छता सेवा चाहने वालों, चाहे वो व्यक्ति हो सकते हैं, संस्थाएं हो सकती हैं, उनको पंजीकृत और कुशल स्वच्छता श्रमिकों में से सेवाएं लेने हेतु उनमें जागरूकता बढ़ाना। ठीक है, जो चाहते हैं उनसे मदद लेना और दूसरों को जो भी जागरूक करना। तो 10 प्रश्न थे ये, इनकी प्रैक्टिस 1 से 2 बार कर लीजिएगा। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं यूपीपीसीएस की। हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा। धन्यवाद।